यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव में की उम्मीदवारी, उन्होंने कल ही अपना नामांकन दर्ज किया है। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका, और बहुत शुक्रिया तमाम व्यस्तता के बाद आपने हमें समय दिया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको कि आप एक साझा उम्मीदवार के तौर पे आपने नॉमिनेशन फाइल किया और हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे, पूरा विपक्ष एकजुट था। तो मैं इसी से शुरू करना चाहती हूँ। विपक्ष एकजुट है, आपने इसके लिए हामी भरी, पहले भी कई नाम चल रहे थे, आपको क्या लगा, क्या वजह आपको लगी इसके लिए स्वीकृति देने के लिए? पहले तो धन्यवाद कि आप मुझसे बात कर रही हैं। ये सही है कि बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ आए, उन्होंने 2 दिन मीटिंग की और कुछ औपचारिक मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स हुई शरद पवार के घर पर जी। और अंततः उन्होंने कई नामों पर विचार करने के बाद और कुछ लोगों के ना करने के बाद मुझे अपना उम्मीदवार चुना और मैं बड़ा आभारी हूँ उनका कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार चुना और मैंने हामी भर दी। मैं तैयार हो गया कि मैं विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार बनूंगा। कल मैंने नामांकन किया है और अब लड़ाई में हैं। क्यों मैंने स्वीकार किया कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा, वो इसलिए कि लगभग सारे विपक्षी दलों का एक साथ आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारी राजनीति में आज के दिन, और सब लोगों का सम्मिलित रूप से मेरे नाम पर सहमति बनाना वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा कि ये जो चुनाव राष्ट्रपति का हो रहा है, इसको एक मामूली चुनाव के रूप में हम लोग नहीं देख रहे हैं और इसीलिए हमारे समर्थक दलों ने और मैंने जोर देकर इस बात को कहा है कि सचमुच में आज की राजनीति में ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। हम एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो सरकारी पक्ष की उम्मीदवार हैं वो दूसरे विचारधारा की उम्मीदवार हैं और दोनों विचारधाराओं में एक संघर्ष हो रहा है आज के दिन, जो व्यापक राजनीति हमारे देश में है। और मैं अगर एक शब्द में कहूं कि क्या अंतर है दोनों विचारधाराओं में, तो एक विचारधारा जो है वो सहमति की विचारधारा है कि भाई राजनीति में सहमति बनाकर चलना चाहिए क्योंकि सहमति ही आत्मा है प्रजातंत्र की। और दूसरी तरफ की जो विचारधारा है वो टकराव की राजनीति है, वो लोगों को अपमानित करने की राजनीति है, अब जो विपक्षी नेता हैं उनको परेशान करने की राजनीति है। और हम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधी दल के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये भारत देश में मुझे नहीं याद पड़ता है, लंबा अनुभव है मेरा, कि कभी इस हद तक हुआ है कि कोई भी हमारे खिलाफ सर उठाने का, आवाज़ उठाने का प्रयास करेगा तो हम उसको कुचल देंगे। इस वक्त आपको लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में G7 में गए तब भी उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और आप तो इमरजेंसी की मुखालफत आपने की, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि हालात कुछ ऐसे हैं जब बिल्कुल भी आवाज़ उठाते ही लोगों को कुचल दिया जा रहा है, जो पहले कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? मैंने कई बार ये बात कही है, आपसे भी कहना चाहूँगा कि उस समय की इमरजेंसी एक घोषित इमरजेंसी थी। संविधान में प्रावधान था जो बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। संविधान में प्रावधान था इमरजेंसी का, उसका उपयोग करके उस समय एक घोषित इमरजेंसी थी पूरे मुल्क में। आज के दिन एक अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि इमरजेंसी घोषित नहीं हो सकती है संविधान के अनुसार, तो अघोषित इमरजेंसी है और उससे कहीं ज़्यादा खराब ये इमरजेंसी है जो उस समय इमरजेंसी थी। और प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग में गए हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ एक परंपरा थी, एक तरह से कठोर परंपरा थी कि हम जब विदेशों की धरती पर जाएंगे तब हम देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ है कि जैसे बहुत सारी
बहुत सारे मुद्दों पर वो दाएं बाएं करके रास्ता निकाल लेते हैं, उसी तरह इस पर भी प्रधानमंत्री ने दाएं बाएं करके एक रास्ता निकाल लिया कि हम तो एनआरआईज के साथ मिल रहे हैं और वहां पर देश की राजनीति की बात कर रहे हैं। धरती तो विदेश की है, तो इसलिए ये मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूं कि इस तरह की बात होती है। अटल जी की सरकार में आप जानते हैं कि मैं विदेश मंत्री था, वित्त मंत्री रहते हुए भी कई बार उनके साथ विदेश जाने का मुझे मौका मिला। अटल जी बराबर चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, चाहे मैं वित्त मंत्री था चाहे विदेश मंत्री था। आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, जो पूरा स्टेज चाहते हैं कि मेरे पास रहे और कोई दूर दूर तक उस स्टेज पर नजर नहीं आए, इसलिए विदेश मंत्री और दूसरे उनके साथ नजर नहीं आते हैं, विदेशों में भी। लेकिन अटल जी के टाइम में कभी ये नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ और गंभीरता के साथ इस नियम का पालन किया कि हम विदेशों की धरती पर देश की राजनीति की बात, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो सारी मान्यताएं खत्म हो रही हैं, तो ये भी खत्म हो गया। इस समय जो ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, आपने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है जो बहुत ही एक तरह से तानाशाही विचारधारा है, दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो आज़ादी में यकीन करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन करती है। तो किन चीज़ों का ये टकराव है? और जो ऑपोजिशन की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी उनका चुना जाना बहुत ही एक कैंडिडेट के तौर पे बड़ा सांकेतिक भी है। दूसरी महिला और पहली ट्राइबल महिला जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। आपके विचार इस पर? मैं पहला उम्मीदवार हूं जिसका नाम वाई से शुरू होता है। अब इस बात को कितनी दूर तक हम लोग ले जाएंगे? देखिए, इस देश में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है। बहुत देख लिया हम लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मैं तो अपने जितने मतदाता हैं उनसे और देश की जनता से कहूंगा कि वो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें उनका और मेरा, और उसके बाद मन बनाए कि कौन ज़्यादा उचित उम्मीदवार है। एक ही बात मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति भवन में खामोश राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, सरकार के कब्जे में रहने वाला राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा या करेगी। आपकी नज़र में ऐसे राष्ट्रपति भारत में हुए हैं आप जो कि खामोश राष्ट्रपति न रहे हों? अगर हम पिछले कुछ राष्ट्रपतियों को देखें, मैं शुरू में आपको ले जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म राष्ट्रपति रहे, बहुत ही मर्यादा के साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और सरकार के साथ उनके मतभेद उस समय भी जग जाहिर थे। आज भी हम जानते हैं कि सरकार के साथ उनके मतभेद थे, टकराव नहीं, मतभेद। और फिर उन्होंने मिलके, और वो भी जब पंडित नेहरू ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री था। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी गरिमा प्रदान की उस पद के लिए। लेकिन हमारे देश में खामोश राष्ट्रपति भी हुए हैं, ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरकार के रबर स्टैंप का काम किया। जो सरकार से प्रस्ताव गया उसको उन्होंने उसके ऊपर रबर स्टैंप लगा दिया अपना। तो मैं मानता हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं देश में, उसमें एक एक्टिव राष्ट्रपति चाहिए, एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा सरकार को मशविरा देने के लिए। राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है सरकार को मशविरा देना और सरकार को सही रास्ते पर रखना। जी। तो इस समय जो लड़ाई है, विपक्ष किस एक मुद्दे पर एकजुट है? क्या है जो विपक्ष, क्योंकि आपको सभी का ऑलमोस्ट समर्थन मिला है और टीआरएस जो कि पहले किसी बात पे शायद साथ नहीं आ रही थी, वो भी आपके साथ है। सिर्फ बसपा जो है या बीजेडी है, गैर बीजेपी पार्टी, वो आपके साथ इस समय नहीं है। ये हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, कई कारण है, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देश में जो भी राजनीतिक लड़ाई आज के दिन हो रही है, उसमें केवल आप पॉलिटिकल ताकतों से नहीं लड़ रहे हैं, आप सरकारी ताकतों से लड़ रहे हैं। और जिन लोगों को बहुत डर लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, वो डर जाते हैं और उसका कोई उपाय नहीं है। उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, लेकिन अगर हिम्मत की कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
तो यही वजह है कि आपके साथ बसपा नहीं है, आपके साथ नहीं, मैं उनका नाम लेके मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिसमें कुछ का नाम आपने लिया जो ईडी के डर से भयभीत हैं और इसीलिए वो सरकार के खिलाफ जाने में डरते हैं। पर बहुत सारे लोग आपके साथ आए, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी आपको समर्थन दे, बहुत लोग आए हैं साथ। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में यह एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है और ये राष्ट्रपति चुनाव तक ही नहीं रुकेगा, ये शुरुआत आगे दूर तलक जाएगी। जी, और वो एक क्या चीज़ है, मैं आखिर में आपको जानना चाहूंगी, क्योंकि संख्या बल कहा जा रहा है कि जिस तरह की इस समय स्थिति है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ होगा और उनका जीतना जो है वो लगभग तय है अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो। बावजूद इसके आपने स्वीकार किया उम्मीदवार बनना। देखिए, संख्या बल, इस वोट के बारे में मैं आपको बता दूं जी, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता है और राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। अगर ये होता कि वे पार्टी के नेता तय कर देंगे कि हम किसकी तरफ हैं, तो पार्टी के नेताओं को संविधान में अधिकार दिया गया होता कि विभिन्न जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन में और जिनका प्रतिनिधित्व है, जिनके वोटर्स हैं, उन पार्टियों से पूछ लिया जाएगा और वो बता देंगे किसको राष्ट्रपति चुनना है। फिर ये इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है संविधान में। संविधान में व्यवस्था है नो व्हिप एंड सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट में वोट कौन डालेगा? MLAs MP डालेंगे। तो बात वहाँ जाती है ना, केवल पार्टियों के नेताओं तक नहीं रुकती है, बात वहाँ जाती है क्योंकि वो वोटर्स हैं, उनका अधिकार है किधर वोट डालेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद जो है बिल्कुल है और इकट्ठी है, पूरी विपक्ष आपके साथ है, ये बात आपको बल देता है। मैं आपसे आखिरी में एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय शिवसेना के लोग प्रतिनिधि वहाँ नहीं आए थे कल और वजह ये भी है क्योंकि उनके यहाँ इतनी ज़्यादा आंतरिक समस्याएं हैं। महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो दिलो दिमाग पे छाई है कि क्या किस करवट जाएगी। महाराष्ट्र में जो आपने बात की, कोई भी आवाज़ उठाता तो आवाज़ दबाई जाती है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं मानता हूं कि बहुत ही दुखद है जो महाराष्ट्र में हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मैं आपको याद दिला दूं कि 1999 में 1999 में इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक मत से, एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत हार गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि चाहे उसको जनादेश मिले या ना मिले, वो तोड़ फोड़ करके, धन का और सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके विपक्षी दलों को तोड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। आपने वो मजाक सुना है ना, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव नहीं भी जीतते हैं अगर, तो निश्चित रूप से सरकार बनाते हैं क्योंकि वो तोड़ फोड़ करते हैं। ये चरित्र, और इसीलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ क्योंकि मैं इससे नहीं सहमत हूँ। ये प्रजातंत्र का माहौल है। उनका कहना है कि विपक्ष टूटने के लिए तैयार बैठा है, शिवसेना में फूट है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं बेचारे, केवल यही कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनके शासित प्रदेशों में अगर बाढ़ भी है भयंकर, तब भी उनको ले जाके 5 स्टार कंफर्ट में रखेंगे बेचारे, और क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बेचारी पार्टी तो इस देश में कोई है ही नहीं। लोग टूट टूट के खुद ब खुद उनके पास आते हैं, कहते हैं मेरे को स्वीकार कर लो। यशवंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। पूरा विपक्ष इकट्ठा और आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद थे यशवंत सिन्हा और खास बातचीत उन्होंने हमसे की और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए साहब।